हेलो एवरीवन, मैं सुधि गुप्ता ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जब हम माइक्रोस्कोप से किसी पादप कोशिका को देखते हैं तो कुछ हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हम देखेंगे एक कोशिका है जो कोशिका भित्ति से कवर है, ठीक है। उसके अंदर एक केंद्रक है और उसके साथ साथ एक बड़ा स्पेस दिखाई देता है। तो जो ये स्पेस है ये क्या होता है? ये होता है रस धानियां या वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वैक्यूल्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जिसमें हमने अभी तक कवर किया डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज, और उसके बाद हमने कोशिका के पार्ट जिसमें हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल, जो हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने कवर कर चुके हैं कोशिका अंगक में जो कोशिका के कोशिका अंगक है कौन से हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, और अब हम देखते हैं वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एक क्या है? एक संग्रह, यानी कि संग्रह पैकेट है, संग्रह धानियां है, ठीक है, जिसमें कोई लिक्विड संचय किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हमारे कुछ पहले बहुत पहले ये कहा जाता था कि जो पादप कोशिका है उसमें एक खाली स्पेस होता है जिसको वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो मगर जितनी भी कोशिका होती है, सही है, वो क्या करती है? वो बहुत सारी जैविक क्रियाओं को करती है। अब उसके अंदर जो कुछ भी है वो कोई ना कोई फंक्शन करता है। तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कोई भी भाग खाली नहीं है, या ये कहिए कोई भी भाग यूजलेस नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कोशिका वैक्यूल्स, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला कोशिकांग वैक्यूल्स या रस धानियां, ये भी यूजलेस नहीं है, या ये कहिए ये खाली नहीं होती। तो ये जो कथन था ये कैसा हो गया? ये मिथ्या हो गया। अब क्या है कि ये जो है वैक्यूल्स, जब इसको देखा गया, इसको स्टडी किया गया, तो पाया गया कि इसके अंदर तरल द्रव्य भरा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया स्टोरेज, यानी कि संग्रह ग्रंथि, जिसमें संग्रह थैली, जिसके अंदर द्रव पदार्थ संग्रह होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जितने भी कोशिका अंग होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं, यानी कि एक लेयर के अंदर बंद होते हैं, जिसकी वजह से वो कोशिका द्रव्य को अलग अलग करते हैं, सही है। अब जैसे ये हमारा है वैक्यूल्स, तो इस पर भी क्या है? एक लेयर पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, इस पर भी एक लेयर पाई जाती है। इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये जो रसधानी है, इसकी जो ये लेयर है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। और जो इसके अंदर ये सेल से भरा हुआ है, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य जो इसके अंदर भरा हुआ है, सेल सेप कहते हैं रसधानी। जो इसके अंदर सेल सेप है ये कहलाता है टोनोप्लाज्मा। क्लियर? इतना हुआ? तो ये क्या है? इसमें जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो लेयर मैट्रिक्स भरा है, ये जो तरल जलीय पदार्थ भरा हुआ है, इसको कहते हैं टोनोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, ये वैक्यूल्स अभी हमने लिखा है पादप कोशिका, तो ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाए, ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिकाओं में भी। हाँ, ये जरूर है कि किसी जंतु कोशिका में हो सकता है ये अनुपस्थित भी हो, ठीक है, हो सकता है किसी जंतु कोशिका में ये प्रेजेंट ना हो, ठीक है, मगर ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जरूर पाया जाता है। अब इनका जो साइज होता है, जो इनका आकार होता है, ये पादप कोशिकाओं में काफी बड़ा होता है। पादप कोशिकाओं में कभी कभी ये साइज इतना बड़ा होता है कि ये कोशिका का जो कुल आयतन है उसका 50 से लेकर
90% तक का पार्ट कवर कर लेते हैं। कितना? 50% से लेकर 90% तक का पार्ट ये वैक्यूल कवर कर लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा कोशिका द्रव है जो भरा हुआ है और केंद्रक है, ये कहाँ चिपक जाता है? इसकी परिधि में, कोशिका की परिधि में चिपक जाते हैं या कोशिका की परिधि से सटे रहते हैं। किस लिए? क्योंकि जो ये वैक्यूल है ये अपना साइज बड़ा कर लेता है और वो उसमें होता है जो मैच्योर प्लांट सेल होती है, परिपक्व पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें दोनों इसका वैक्यूल का साइज इतना बड़ा हो जाता है। और जो जंतु कोशिका होती है उनमें इनका साइज छोटा होता है। हाँ, ये जरूर है कि पादप कोशिकाओं में साइज बड़ा होता है मगर इनकी संख्या कम होती है और जंतु कोशिकाओं में इनका साइज या आकार छोटा होता है, छोटे छोटे आकार की कई बड़ी होती है, यानी कि इनकी संख्या ज्यादा होती है। क्लियर? तो पादप कोशिकाओं में ये अलग से दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि इनका साइज बड़ा है। यहाँ तक समझ में आया? वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स एक स्पेस है पादप कोशिकाओं में भरा पाया जाता है, या ये कहिए एक थैली है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जलीय तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, ये पादप कोशिकाओं में बड़े आकार में पाई जाती है। कभी कभी ये इतनी बड़ी होती है कि एक पादप कोशिका में एक ही पाई जाती है और ये उस पादप कोशिका का पूरे आयतन का 50 से 90% तक का पार्ट कवर कर लेती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या ज्यादा होती है पादप कोशिकाओं के अकॉर्डिंग और इनका साइज छोटा आता है। यहाँ समझ में आया? इनके क्या होता है, जो ये बाहर की लेयर होती है टोनोप्लास्ट होती है और इनके अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसको कहते हैं टोनोप्लाज्मा। अब इसकी वैक्यूल की संरचना देखने के बाद हम देखते हैं इनके कार्य, वैक्यूल्स के कार्य। तो स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स रसधानियों के कार्य है। तो रसधानी क्या कार्य करती है? तो मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या होता है, एक जलीय रस भरा होता है, यानी कि जलीय लवण भरा होते हैं। तो ये जो धानी रस होती है, ठीक है, ये क्या करती है, इसमें क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जो अलवणीय जल यानी कि प्योर वाटर में रहते हैं, उनमें संकुचनशील रिक्तिका होती है जिनके द्वारा ये परासरण नियमन का कार्य करते हैं। क्लियर हुआ कि ये जो रसधानी होती है या ये कहिए वैक्यूल्स होते हैं, रसधानियां होती हैं, ये क्या करती हैं कि जो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर जीव होते हैं जो प्योर वाटर में रहते हैं, साफ पानी में पाए जाते हैं, उनमें संकुचनशील रिक्तियां होती है। ठीक है, जो परासरण नियमन का कार्य करती है। परासरण हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या होता है। सही है। अब ये क्या करती है कि ये जो पादप कोशिकाओं में बड़े साइज में भी पाई जाती है, इनके अंदर जो धानी रस भरा होता है, जल पर भरा होता है जल, तो ये क्या करता है कि ये इस पौधे के भाग को, जैसे पत्तियां हैं, ठीक है, हरी पत्तियां हैं या हरे तने हैं, उनको कठोरता देने का कार्य भी करती है, जिसकी वजह से वे सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, ये पौधे को, मतलब पौधे के भाग को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन्हीं के अंदर जो जल पाया जाता है, उसी के जल स्थैतिक दबाव के कारण पौधे के भाग जैसे हरी पत्तियां और तने ये सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, और जब जल की कमी हो जाती है तब क्या होता है, तब पौधे की पत्तियां भी मुरझा जाती है। सही है। अब आपका आता है सेकंड, पदार्थों का संचय करना। ये जो धानी रस होता है, इसके अंदर जो ये रसधानी होती है, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थों का संचय किया जाता है। कौन कौन से पदार्थ? बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन्स का, एमिनो अम्ल का, शर्करा का और वसा अणुओं का संचय जो होता है वो वैक्यूल्स के अंदर होता है। समझ में आया? कोशिका के अंदर जो एमिनो अम्ल होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वसा होते हैं और भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन सबको स्टोर किया जाता है वैक्यूल्स के अंदर, यानी कि रसधानी के अंदर इनको संचित किया जाता है। फिर आता है पादप उपापचय
बच्चे के अपशिष्ट पदार्थों का संचय करना। देखिए, हमें सभी को पता है कि कोशिका क्या कार्य करती है। कोशिका सभी जीवित जैविक क्रियाएं करती है, या ये जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सब कोशिकाओं को सपोर्ट करती है, सब कोशिकाओं के सपोर्ट से होती है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन लेते हैं, करते हैं, तो ये कहाँ होता है, इसमें भी हमारे सेल्स में ही होता है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, इसमें भी सेल के ही पार्ट करेंगे। सही है। और भी हमारी जैविक क्रिया, जितनी भी जीव की जैविक क्रिया होती है वो सब कहाँ होती है, सब उसमें होती है, कोशिका के अंदर होती है। अब जब ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, ठीक है, ये क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है, तो इन जैविक क्रियाओं के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है, जो बेकार अपशिष्ट निकलता है या पदार्थ बनते हैं या बच जाते हैं, वो पदार्थ भी कहाँ स्टोर होते हैं, वो सब भी रसधानी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। समझ में आया कि कोशिका के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं या जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो अपशिष्ट बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों का संचयन रसधानी के अंदर होता है, वैक्यूल्स के अंदर होता है। फिर आता है आपका एक कोशिकीय अलवणीय जल के जीवों में। अभी आपको मैंने बताया कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जो साफ पानी में रहते हैं, उन्हीं के अंदर असंकुचनशील रिक्तिकाओं के द्वारा क्या होता है कि जो परासरण होता है उसका नियमन किया जाता है। ठीक है, और उसी के शरीर में, उन्हीं जीवों में जो एक कोशिकीय जीव है, उनके शरीर में जो परासरण नियमन हो रहा है उसकी वजह से उनके शरीर में लवण का और जल का नियंत्रण बना रहता है। समझ में आया वैक्यूल्स के कार्य? एक बार और समझ लेते हैं वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स एक रचना होती है जो पौधों में, प्लांट्स में, यानी कि पादप कोशिकाओं में बड़े साइज में पाई जाती है, बड़े आकार में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये इतने बड़े आकार की होती है कि इनकी ये एक ही रह जाती है, ये एक से भी ज्यादा हो सकती है, मगर जंतुओं में ये छोटे आकार की होती है और पादप कोशिकाओं के अकॉर्डिंग इनकी संख्या में ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करती है, ये इनकी एक लेयर होती है जो टोनोप्लास्ट कहलाती है। इनके अंदर टोनोप्लाज्मा भरा होता है। जो टोनोप्लाज्मा क्या कार्य करता है, जो धानी रस होता है वो क्या करता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, उन सबको इसमें घोल के रखता है, इसके अंदर इकट्ठे होते हैं। इसी रसधानी के धानी रस में बहुत सारे पदार्थ कलेक्ट होते हैं, संचय किए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, कार्बनिक और भी कार्बनिक पदार्थ है, वसा है, ये सब कहाँ होते हैं, शर्करा, ये सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे पदार्थों का संचय किया जाता है, उनको स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको स्टोरेज भी कहते हैं, यानी कि इनको पैकिंग करने वाली धानी भी कहते हैं। ठीक है, सही है, स्टोरेज वैक्यूल भी कहते हैं ये पदार्थों का। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक जितनी भी रिएक्शंस होती है, जैविक क्रिया है, उनसे बचा हुआ अपशिष्ट को सेव किया जाता है। तो ये हो गए हमारे रसधानी यानी कि वैक्यूल्स की रचना और कार्य है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट और एक ऑर्गेनेल बचता है, वो होता है राइबोसोम्स। तो अभी हम देखते हैं राइबोसोम्स। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट कोशिकांग है, कोशिका अंगक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हम राइबोसोम्स पढ़ते आ रहे हैं, आपको ध्यान होगा जब हमने केंद्रक पढ़ा था तब भी हमारे सामने राइबोसोम्स वर्ड आया था। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमने पढ़ा था उसमें भी राइबोसोम आया था। ठीक है, याद है आपको? राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार थे, दो प्रकार की होती है अंतःद्रवी जालिका। एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर। आरईआर क्या था? जिसकी सतह पे राइबोसोम्स चिपके हुए थे। और एक होती है एस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। ठीक है, वो कौन सी है? जिसमें राइबोसोम्स चिपके नहीं होते।
तब हमने राइबोसोम्स वहां पे भी वर्ड पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी हमने राइबोसोम्स पढ़े थे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, राइबोसोम्स और डीएनए। ठीक है, उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, उसमें भी राइबोसोम्स थे। तो ये राइबोसोम्स होते क्या है, कहाँ ये बनते हैं, इनका कार्य क्या होता है, तो ये हम देखेंगे अब। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन्स के बने हुए, ठीक है, एक बड़ा सूक्ष्म कण होते हैं। किसके बने हुए? आरएनए के और प्रोटीन के। आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन के बने हुए बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स पता चला क्या होते हैं। अब राइबोसोम्स जो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी, केंद्रक के अंदर, वो थी केंद्रिका, यानी कि एक छोटी सी और रचना जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। तो केंद्रिका के अंदर बनते हैं राइबोसोम्स। इसीलिए केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है, इसीलिए केंद्रक को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि जहां पर राइबोसोम्स को बनाया जाता है, या ये जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स हो गई क्या? न्यूक्लियस, केंद्रक होते हैं इसकी, जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं। अब राइबोसोम्स बनने के बाद ये बन तो गए न्यूक्लियस में, केंद्रक में, मगर ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, जो हमने पढ़ा था ईआर, तो अंतःद्रव्य जालिका नली, तो उसमें क्या होता है? उस जालिका में भी पाए जाते हैं। कौन सी वाली में? खुरदरी में। ठीक है, तो खुरदरी ईआर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस की वॉल पे भी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ही कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में इनका फॉर्मेशन होता है, बनते हैं। उसके बाद ये ईआर की सतह पर पाए जाते हैं, ईआर की सतह पे पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो कोशिकांग है। ठीक है, तो ये हो गए आपके राइबोसोम्स। क्लियर हुआ? राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स प्रोटीन के और आरएनए के बने हुए सूक्ष्म कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, जो न्यूक्लियस केंद्र के अंदर बनते हैं और ये ईआर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सभी सेल्स में पाए जाते हैं। अब ये जो सेल्स है, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, हमने दो तरह की सेल पढ़ी थी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये 80S तथा 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये राइबोसोम्स, ये जो S है, आप मुझसे कहेंगे कि भाई S का क्या मतलब है? इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। S देखिए, S से क्या बनता है? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, ये क्या है? ये है S का मतलब, यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट। ये हो गए S। तो अब हमें इतना समझ में आया राइबोसोम्स कहाँ बने और कौन सी कोशिका में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है, ठीक है, इनका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, यानी कि प्रोटीन को बनाना। ठीक है, और जब ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं तो ये राइबोसोम्स एक लाइन में जुड़ जाते हैं, एक राइबोसोम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से एक राइबोसोम एक रेखित उसमें जुड़ते चले जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? उनको राइबोसोम जो एक लाइन में जुड़ते चले जाते हैं उनको बोलते हैं पॉलीसोम। ठीक है, इतना समझ में आया? राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आरएनए तथा प्रोटीन के बने हुए बहुत छोटे छोटे कण होते हैं,
जो केंद्रक में बनते हैं, और केंद्रक में बनने के बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ईआर की सतह पर पाए जाते हैं। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी यानी कि कोशिका द्रव्य में भी भरे होते हैं। सेकेंड, इनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन को बनाना। और जब ये बनते हैं, जब ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं तो ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जिनको बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स। क्लियर? ये दो प्रकार के, ये यूकेरियोटिक कोशिका में दो प्रकार के पाए जाते हैं, 80S, 70S, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं 70S। अभी तक हमने कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्रोमोप्लास्टिड्स, जिसमें हमने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, और उसमें पढ़ा था हमने उनका डिफरेंस। ठीक है ना? अब हमारे पास राइबोसोम्स भी हो गए हैं, तो हम मोस्टली सभी कोशिका ऑर्गेनेल्स जो होते हैं या कोशिका अंगक है वो कवर कर चुके हैं। अब हम से देखते हैं कि कोशिका जो होती हैं, जो जंतु में पाई जाती है और पादप में पाई जाती है, तो उन कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, या जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। मिनट हो गई। यस स्टूडेंट्स, तो हमने अभी कोशिका के सभी अंग पढ़े हैं, कोशिका के अंग, कोशिका की डिस्कवरी, कोशिका के पार्ट्स। अब जब हमने कोशिका देख ली उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो अब हम देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इनको कैसे डिफरेंस किया जाए। ऐसा क्या है कि हम कैसे इन दोनों को देखने के बाद अंतर महसूस कर सकते हैं या अंतर बता सकते हैं। तो हमने पॉइंट लिखे हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग करते हैं। जैसे पहला आता है कोशिका झिल्ली। हमने सबसे पहले, मैंने स्टूडेंट्स आपको एक बात समझाई थी कि एक सेल होती है और हम उस सेल को क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। तो सबसे पहली पहचान थी, इस सेल में अगर सिंपल एक लेयर है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है, ये जंतु कोशिका, अगर सिर्फ कोशिका झिल्ली है तो। और अगर कोशिका झिल्ली के ऊपर एक लेयर और है जो है कोशिका भित्ति, तो ये भित्ति किसमें आती है, ये आती है पादप कोशिकाओं में। अगर कोशिका झिल्ली है सिर्फ तो ये जंतु कोशिका है, और अगर भित्ति भी आ गई है तो ये है पादप कोशिका। तो हम इसे डिफरेंस कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी में पाई जाती है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, पाई जाती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है। मैंने बताया सभी में उपस्थित होती है, या हम इसे कहते हैं उपस्थित। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में भी उपस्थित है और पादप कोशिकाओं में भी उपस्थित है, क्योंकि कोशिका झिल्ली सभी के अंदर होती है। और कोशिका झिल्ली के ऊपर एक भित्ति होती है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। ये स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ी कोशिकांग, ठीक है, तो हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियोस में, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, कितने तरह की कोशिका होती हैं और कोशिकाओं में कितने पार्ट होते हैं, कितने भागों में वो डिवाइड होती है, और जो कोशिका अंग होते हैं, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। अब उन्हीं कोशिका अंगों के बेस पर, उनके आधार पर कोशिका में जंतु कोशिका को और पादप कोशिका को कैसे अलग अलग किया जा सकता है, या ये कहिए हम एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका, अगर दो स्लाइड आपके सामने दे दी जाए कि एक में जंतु कोशिका की स्लाइड हो, एक पादप कोशिका की, और माइक्रोस्कोप से देखने के लिए आपको बोला जाए, तो आप सबसे पहले उनको क्या देखेंगे उनमें, और उनमें क्या देखकर उनको आइडेंटिफाई करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी दोनों में क्या अंतर है, तो
उसको हम अंतर देखते हैं, पहले उनकी संरचना का अंतर देखते हैं, फिर उनके वर्ग का अंतर देखते हैं, क्या फंक्शन होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ये है हमारी जंतु कोशिका और यहाँ पादप कोशिका। तो सबसे पहले देखिए हमने कोशिका झिल्ली। अभी हमने एक बात कहा था आपसे कि एक सेल है, अब इस सेल में ये एक सेल है, इसके अंदर केंद्रक है। अगर हम इसे फर्स्ट साइड में कहें, पहली बार देख के कहें, तो ये कौन सी सेल होगी, कौन सी कोशिका है, तो हम देखेंगे कि इसमें एक कोशिका झिल्ली है। ठीक है ना, तो कोशिका झिल्ली है तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ कोशिका झिल्ली है, क्या है इसका मतलब ये जंतु कोशिका है। ठीक है, कि भाई इसमें क्या है कि कोशिका झिल्ली है तो जंतु कोशिका है। मगर अगर इसी झिल्ली के ऊपर एक भित्ति आ जाए और एक लेयर और आ जाए, जो हो जाए एक भित्ति, कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति आते ही ये क्या बन जाएगी, जंतु कोशिका की जगह ये हो जाएगी पादप कोशिका। ठीक है, तो हमने समझ लिया था कि कोशिका झिल्ली सिर्फ जंतु कोशिका में होती है और पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति। तो अब हम इसी के उसमें देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहाँ होती है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में होती है, नहीं होती है, सभी कोशिकाओं में होती है, तो इसमें भी ये क्या है, उपस्थित होती है या पाई जाती है। ठीक है, अब उसके ऊपर आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती, इसमें ये अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है, यानी कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, मगर पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में भी होती है, पादप कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है, मगर पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मजबूत सेलुलोज की बनी लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं ये हमने वीडियो में पढ़ा था। तो प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते या ये अनुपस्थित होते हैं। हम इसे कुछ भी कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं और पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है रसधानी। रसधानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है, दोनों में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार की, या तो छोटे आकार की होंगी या कभी कभी नहीं भी पाई जाती या अनुपस्थित भी हो सकती है, ऐसे नहीं है कि सभी में हो। ठीक है, मगर रसधानी पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका के रूप में पाई जाती है, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तो इसका कैसा होता है, बड़े आकार की या ये कह सकते हैं बड़ी कोशिका रिक्तिका पाई जाती है। क्लियर। अब हमारा आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जंतु कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होता है और पादप कोशिकाओं में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है या पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है, सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। संचित खाद्य पदार्थ, जो संचित खाद्य पदार्थ होता है वो भी अलग अलग फॉर्म में कलेक्ट होता है। जंतु कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। जो खाद्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और इसमें पादप कोशिकाओं में ये कार्बोहाइड्रेट्स के में ये किसकी फॉर्म में होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये है हमारे वो तत्व, ये वो
कोशिकांग या वो फैक्टर जिसकी वजह से ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग पहचानी जाती है, अलग अलग की जाती है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो मौलिक जो इनमें अंतर है, ठीक है, वो इसी प्रकार देखा जाता है कि कोशिका झिल्ली, सबसे पहले हम देखते हैं जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती, मगर पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के ऊपर कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, सेलुलोज की। जो कोशिका झिल्ली होती है वो कौन सा सजीव भाग है कोशिका का, ठीक है, मगर जो कोशिका भित्ति है वो कैसा है, निर्जीव भाग है, जो सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्लांट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही प्लास्टिड्स किसमें होते हैं, सिर्फ ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल वो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रसधानियां जंतु कोशिका में छोटे आकार की होती हैं या कभी कभी नहीं भी होती, मगर पादप कोशिकाओं में रसधानियां होती हैं और कभी कभी इतने बड़े आकार की भी होती हैं कि वो कोशिका की 50 से 90% तक आयतन कवर कर लेती है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में जो खाद्य पदार्थ है वो स्टार्च जो खाद्य कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च के फॉर्म में कलेक्ट होता है और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हमने ये कवर किया आज हमने कि राइबोसोम्स और उसके साथ साथ जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हम अंतर किस प्रकार कर सकते हैं, और अब जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम कोशिका का ही विभाजन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोशिका का विभाजन किस प्रकार होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।